द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आए एक ऐसे ड्राफ्ट के बारे में जिसने पूरे एकेडमिक जगत में एक नई बहस छेड़ दी है। हम चर्चा कर रहे हैं यूजीसी के 2024 ड्राफ्ट नियम, यानी मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन द अवार्ड ऑफ यूजी एंड पीजी डिग्रीज की। ये ड्राफ्ट भारतीय शिक्षा प्रणाली के बुनियादी ढांचे को मतलब पूरी तरह से बदलने की बात करता है। आज की हमारी चर्चा के केंद्र में एक सीधा लेकिन बेहद अहम सवाल है, क्या यूजीसी द्वारा प्रस्तावित ये असीमित लचीलापन, जिसमें विषयों की बाध्यता खत्म करना, एक साथ 2 डिग्रियां करने की छूट और मुख्य विषय के लिए केवल 50% क्रेडिट अनिवार्य करना शामिल है, क्या यह हमारी उच्च शिक्षा को आधुनिक और ग्लोबल मानकों के बराबर लाता है, या फिर ये लचीलेपन के नाम पर अकादमिक गुणवत्ता और विषय की गहराई को कमजोर करने का एक गंभीर जोखिम है? बिल्कुल, यही हमारा मुख्य सवाल है। इस ड्राफ्ट को लेकर मेरा नजरिया बहुत स्पष्ट है। मैं मानती हूं कि ये ड्राफ्ट शिक्षा को पारंपरिक और पुरानी जंजीरों से मुक्त कर रहा है। ये 21वीं सदी की बदलती ज़रूरतों के हिसाब से छात्रों को वो स्वायत्तता और आज़ादी दे रहा है जिसकी आज के समय में बहुत ज़रूरत है। देखिए, मैं समझ रहा हूं कि आप इसे एक प्रोग्रेसिव कदम के तौर पर क्यों देख रही हैं, लेकिन अगर हम इसे दूसरे नज़रिए से देखें तो तस्वीर थोड़ी चिंताजनक लगती है। मेरी राय में अकादमिक संरचनाओं को इस हद तक ढीला कर देने से हमारी उच्च शिक्षा की जो एक फाउंडेशनल इंटेग्रिटी है, यानी बुनियादी अखंडता, वो सीधे तौर पर खतरे में पड़ जाती है। लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी का विचार कागज पर बहुत लुभावना लगता है ना? लेकिन जब ये विषय की गहराई और विशेषज्ञता की कीमत पर आने लगे तो हमें रुककर सोचना होगा। शिक्षा कोई मेन्यू कार्ड नहीं है जहां से आप रैंडमली चीजें चुन ले। ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। आपके इस स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस वाली बात से ही मैं अपने तर्क की शुरुआत करना चाहूंगी। अगर आप यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार के बयानों को देखें तो इस पूरे ड्राफ्ट का कोर विजन ही उच्च शिक्षा में एक बड़ा बदलाव लाना है। एक ऐसा पैराडाइम शिफ्ट जहां छात्र सिस्टम के गुलाम न हों। जरा सोचिए, हमारे मौजूदा सिस्टम में क्या होता है। एक 16 या 17 साल का बच्चा 11वीं कक्षा में कोई स्ट्रीम चुन लेता है। मान लीजिए उसने साइंस ले ली या आर्ट्स ले ली। हाँ, बिल्कुल। अब आगे चलकर उसे लगता है कि नहीं, मुझे तो इकोनॉमिक्स या कंप्यूटर साइंस करना था। लेकिन हमारा सिस्टम कहता है कि क्योंकि आपके पास 12वीं में वो विषय नहीं था, इसलिए आप कॉलेज में भी वो नहीं पढ़ सकते। ये ड्राफ्ट इस पास्ट डिसिप्लिनरी क्वालिफिकेशन की बेड़ियों को तोड़ता है। अगर कोई छात्र प्रासंगिक प्रवेश परीक्षा, चाहे वो नेशनल लेवल की हो या यूनिवर्सिटी लेवल की, पास कर लेता है तो उसे अपनी पसंद के किसी भी विषय में जाने की आज़ादी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये शिक्षा का सच्चा लोकतंत्रीकरण है। ये छात्रों को एक दूसरा मौका देता है। आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि 17 साल की उम्र में लिए गए फैसले जीवन भर की सज़ा नहीं बनने चाहिए। लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ कि सिर्फ एक प्रवेश परीक्षा पास कर लेना इस समस्या का समाधान है। चलिए इसे थोड़ा ज़मीन पर उतार कर देखते हैं। प्रवेश परीक्षाएं अक्सर 2 या 3 घंटे की होती हैं, जिनमें ज़्यादातर मल्टीपल चॉइस सवाल होते हैं। हाँ, एमसीक्यूज़। जी, एमसीक्यूज़। तो क्या आपको वाकई लगता है कि 1-2 घंटे की ऑब्जेक्टिव परीक्षा उस ज्ञान और समझ की बराबरी कर सकती है जो एक छात्र 12वीं कक्षा में या अंडरग्रेजुएट स्तर पर 3-4 साल तक एक विषय को गहराई से पढ़कर हासिल करता है? मान लीजिए कोई छात्र बिना किसी बैकग्राउंड के सीधे पोस्ट ग्रेजुएशन में किसी बिल्कुल नए विषय में दाखिला ले लेता है। मान लिया जब वो छात्र पीजी की क्लास में बैठेगा जहां विमर्श का स्तर बहुत एडवांस्ड होना चाहिए, तो प्रोफेसर क्या करेंगे? क्या वे उस एक छात्र के लिए बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना शुरू करेंगे? अगर ऐसा होता है तो क्लास का ओवरऑल एकेडमिक स्तर गिर जाएगा और इसका सबसे बड़ा नुकसान उन छात्रों को होगा जो पिछले 3 सालों से उस विषय की गहरी नींव बनाकर वहां पहुंचे हैं। आप एक को मौका देने के लिए पूरी क्लास की क्वालिटी के साथ समझौता कर रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि 12वीं या यूजी की पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है, लेकिन हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि ज्ञान अब केवल 4 दीवारी या फॉर्मल क्लासरूम तक सीमित नहीं है। आज के दौर में अगर कोई छात्र किसी विषय को लेकर पैशनेट है तो वो ऑनलाइन कोर्सेज, स्वयं पोर्टल या सेल्फ स्टडी के जरिए भी बहुत मजबूत फाउंडेशन बना सकता है।
ड्राफ्ट में बाकायदा प्रायर लर्निंग को मान्यता देने की बात कही गई है। इसका मतलब है कि अगर छात्र ने कहीं और से भी ज्ञान अर्जित किया है लेकिन उसे मापा कैसे जा रहा है? वही तो मैं कह रही हूँ। अगर वो एंट्रेंस एग्जाम में अपनी योग्यता साबित कर रहा है तो सिस्टम को उस पर भरोसा करना चाहिए। भरोसा करना एक बात है, लेकिन एकेडमिक कठोरता सुनिश्चित करना दूसरी बात। अगर कोई सेल्फ स्टडी से सीख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर उस एंट्रेंस एग्जाम का स्तर भी उसी असेसमेंट को मैच करना चाहिए, जो कि हमारे मौजूदा एमसीक्यू आधारित सिस्टम में बहुत मुश्किल है। चलिए इस एंट्रेंस वाले पॉइंट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब छात्र यूनिवर्सिटी में आ गया, उसके बाद क्या होता है? यहीं पर इस ड्राफ्ट का दूसरा सबसे बड़ा और शायद सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है, क्रेडिट का बंटवारा। इस नए नियम के तहत छात्रों को अपनी डिग्री पूरी करने के लिए अपने मुख्य विषय यानी मेजर डिसिप्लिन में केवल 50% क्रेडिट अनिवार्य रूप से हासिल करने होंगे। और यही मेरी चिंता का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन सुनिए तो, बाकी के 50% क्रेडिट वे अपनी मर्जी से माइनर सब्जेक्ट्स, स्किल डेवलपमेंट, अप्रेंटिसशिप या मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज में ले सकते हैं। प्रोफेसर जगदीश कुमार इसे होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं। आज अगर आप इंडस्ट्री को देखें, जॉब मार्केट को देखें, तो वहाँ ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो सिर्फ एक संकीर्ण टनल विजन के साथ आते हों। एक सोशियोलॉजी पढ़ने वाले को डेटा एनालिटिक्स की समझ होनी चाहिए, एक बायोलॉजिस्ट को कोडिंग आनी चाहिए। ये 50% की छूट छात्रों को अपना खुद का एक यूनिक एकेडमिक पोर्टफोलियो बनाने की ताकत देती है। होलिस्टिक डेवलपमेंट और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, ये शब्द सेमिनार्स और पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में बहुत शानदार लगते हैं, लेकिन आइए इसे बिल्कुल साधारण शब्दों में समझते हैं कि जमीन पर इसका क्या मतलब है। एक डिग्री में आमतौर पर कुछ तय क्रेडिट्स होते हैं जो आपको उस विषय का एक्सपर्ट बनाते हैं। अगर आप मुख्य विषय के लिए केवल 50% क्रेडिट आवंटित कर रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपने उस विषय का आधा सिलेबस काट दिया। अगर कोई छात्र हिस्ट्री में मेजर कर रहा है और वो अपना आधा समय अप्रेंटिसशिप, पर्सनालिटी डेवलपमेंट या किसी बिल्कुल अलग विषय में बिता रहा है, तो क्या वो वाकई इतिहास का एक गंभीर छात्र बन पाएगा? लेकिन क्या ये जरूरी है कि हर छात्र जो इतिहास पढ़ रहा है वो आगे चलकर इतिहासकार ही बने? सवाल इतिहासकार बनने का नहीं है, सवाल यूनिवर्सिटी के मूल उद्देश्य का है। एक विश्वविद्यालय का काम केवल मार्केट के लिए एम्प्लॉय तैयार करना नहीं है। उसका काम है किसी विषय में गहरी समझ, क्रिटिकल थिंकिंग और विशेषज्ञता विकसित करना। जब आप मेजर सब्जेक्ट के क्रेडिट्स आधे कर देते हैं, तो आप अनजाने में ही सही उस विषय की गहराई को आधा कर रहे हैं। हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार करने जा रहे हैं जिसे हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होगा, अक्सर जिसे हम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहते हैं, लेकिन किसी भी विषय में उनकी मास्टर लेवल की समझ नहीं होगी। जिस छात्र ने केवल 50% हिस्ट्री पढ़ी है, जब वो रिसर्च करने जाएगा तो उसके पास वो थ्योरेटिकल डेप्थ कहाँ से आएगी जो एक अच्छे शोध के लिए चाहिए होती है। मुझे डर है कि हम स्किल्स के नाम पर एकेडमिक डेप्थ की बलि दे रहे हैं। मुझे लगता है कि एकेडमिक डेप्थ की हमारी पारंपरिक परिभाषा को ही अब अपडेट करने की जरूरत है। आज की दुनिया में सबसे बेहतरीन रिसर्च और सबसे बड़े इनोवेशन अलग अलग विषयों के इंटरसेक्शन पर हो रहे हैं, यानी जहां दो विषय मिलते हैं। बिल्कुल, मैं इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के खिलाफ नहीं हूं। तो फिर आप जिस गहराई की बात कर रहे हैं वो पुराने साइलोज में काम करने का तरीका था। अगर कोई छात्र अपने 50% कोर क्रेडिट्स पूरी लगन से करता है और बाकी 50% में वो ऐसे स्किल्स सीखता है जो उसके कोर विषय को कॉम्प्लीमेंट करें, तो ये गहराई को कम नहीं करता, बल्कि उस विषय को देखने का एक नया नजरिया देता है। और ये अनिवार्य नहीं है कि आप रैंडम विषय ही चुनें। छात्र चाहें तो अपने मेजर विषय से जुड़े माइनर्स भी ले सकते हैं। आपकी ये बात तब सही होती जब सिस्टम छात्रों को सही तरीके से गाइड करने में सक्षम होता। हमारे यहाँ अक्सर छात्र वो माइनर या इलेक्टिव ले लेते हैं जो पास करने में आसान हो, न कि वो जो उनके मेजर को कॉम्प्लीमेंट करें। लेकिन चलिए मैं आपकी बात मान भी लूं कि कुछ मेधावी छात्र इसका बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे। अब मुझे इस ड्राफ्ट के उस हिस्से पर आने दीजिए जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता है, अध्ययन की अवधि और एक साथ 2 डिग्रियां करने का प्रावधान। आप एक्सेलरेटेड डिग्री प्रोग्राम और एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, राइट? बिल्कुल। एक तरफ तो यूजीसी कह रहा है कि आप एक साथ 2 फुल टाइम डिग्रियां कर सकते हैं, और दूसरी तरफ आप एडीपी लेकर आए हैं जहां छात्र अपनी 3 या 4 साल की डिग्री को और जल्दी यानी कम समय में खत्म कर सकते हैं। और इसमें गलत क्या है?
हर इंसान के सीखने की गति अलग होती है। अगर कोई बहुत ब्राइट स्टूडेंट है जो चीज़ों को जल्दी समझता है, तो हम उसे 3 या 4 साल तक क्यों बांध के रखें? अगर वो अपनी क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स जल्दी पूरी कर लेता है, तो उसे जल्दी ग्रेजुएट होने का मौका मिलना चाहिए। ये तो एक बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच है जो स्टूडेंट को सेंटर में रखती है। सीखने की गति अलग होती है, ये मैं मानता हूं, लेकिन शिक्षा, खासकर उच्च शिक्षा, कोई इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करने का प्रोसेस नहीं है कि आपके पास फास्ट इंटरनेट है तो आपने जल्दी डाउनलोड कर लिया। ज्ञान को आत्मसात करने के लिए, विचारों को मैरिनेट होने के लिए समय की जरूरत होती है। चलिए इसे बहुत आसान भाषा में कॉग्निटिव लोड या संज्ञानात्मक बोझ के जरिए समझते हैं। बताइए। संज्ञानात्मक बोझ का मतलब है कि एक ही समय पर हमारा दिमाग कितनी नई जानकारियों को प्रोसेस और होल्ड कर सकता है। जब एक छात्र एक ही समय में 2 अलग-अलग फुल टाइम डिग्रियां कर रहा होगा, तो जरा उसके रूटीन की कल्पना कीजिए। सुबह वो पॉलिटिकल साइंस का एक भारी थ्योरेटिकल ऐसे लिख रहा है और दोपहर में वो मैथमेटिक्स के कॉम्प्लेक्स थ्योरम सॉल्व कर रहा है। दोनों के अपने-अपने असाइनमेंट, अपने-अपने मिड टर्म और अपने-अपने फाइनल प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन ये तो छात्र की चॉइस है ना, कोई किसी पर जबरदस्ती तो नहीं कर रहा। चॉइस है, लेकिन सिस्टम किस चीज को बढ़ावा दे रहा है? ये व्यवस्था शिक्षा को महज एक चेक बॉक्स एक्सरसाइज में बदल रही है। छात्र सतही तार पर चीजें पढ़ेंगे, किसी तरह रटकर या शॉर्टकट लेकर असाइनमेंट जमा करेंगे, बस क्रेडिट पूरे करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चिंतन, मनन, प्रोफेसर के साथ लंबी चर्चाएं या लाइब्रेरी में बैठकर किसी विषय में खो जाने का जो समय होता है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। 2 डिग्रियां जल्दी जल्दी खत्म करने की होड़ में हम एक ऐसा कल्चर बना रहे हैं जहां डिग्री की संख्या तो बढ़ जाएगी, लेकिन उस डिग्री के पीछे जो बौद्धिक ठहराव होना चाहिए वो पूरी तरह से गायब हो जाएगा। आप जिस बौद्धिक ठहराव और लाइब्रेरी में घंटों बिताने की बात कर रहे हैं, वो एक बहुत ही रोमांटिक और आइडियलिस्टिक तस्वीर है। ये आइडियलिस्टिक नहीं है, ये उच्च शिक्षा का आधार है। लेकिन हमें जमीनी हकीकत भी देखनी होगी। आज का युवा बहुत तेजी से बदलती दुनिया में प्रतिस्पर्धा कर रहा है। जो छात्र 2 डिग्रियां एक साथ संभाल सकते हैं, जो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल सकते हैं, हम उन्हें केवल इसलिए क्यों रोकें क्योंकि एक आइडियल सिस्टम में ठहराव होना चाहिए? वन साइज फिट्स ऑल वाली अप्रोच अब काम नहीं कर सकती। और जमीनी हकीकत की ही बात करें तो इस ड्राफ्ट का एक और बहुत ही शानदार पहलू है संस्थानों की स्वायत्तता और साल में 2 बार यानी बाई एनुअल एडमिशंस। अब तक भारत में सिर्फ जुलाई-अगस्त में एडमिशंस होते थे। अगर कोई छात्र किसी भी वजह से, चाहे वो बीमारी हो, पारिवारिक कारण हो या एंट्रेंस क्लियर ना कर पाना हो, एडमिशन साइकिल मिस कर देता था, तो उसका पूरा 1 साल बर्बाद हो जाता था। अब विदेशी यूनिवर्सिटीज की तरह हमारे यहाँ भी फॉल और स्प्रिंग सेमेस्टर की तर्ज पर जनवरी-फरवरी में भी एडमिशंस हो सकेंगे। ये छात्रों के समय की बहुत बड़ी बचत है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों और विदेशी यूनिवर्सिटीज का हवाला देना पॉलिसी बनाते समय बहुत अच्छा लगता है। फॉल और स्प्रिंग सेमेस्टर का कॉन्सेप्ट शानदार है, लेकिन क्या हमने अपने विश्वविद्यालयों की जमीनी हकीकत देखी है? हम अमेरिका या यूरोप के इंफ्रास्ट्रक्चर की तुलना भारत के स्टेट यूनिवर्सिटीज से कर रहे हैं। आप और मैं दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि आज भारत के अधिकांश राज्य और यहाँ तक कि कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों में बुनियादी ढांचे और फैकल्टी की कितनी भारी कमी है। कई जगह तो एक सेमेस्टर की परीक्षा होने और उसका रिजल्ट आने में ही 6 महीने लग जाते हैं। मैं मानती हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस हैं, लेकिन मुझे 1 मिनट अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। जरा एक आम कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में सोचिए। अब आप उनसे कह रहे हैं कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट होगा, निरंतर मूल्यांकन या कंटिन्यूअस फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा और ऊपर से साल में 2 बार एडमिशन प्रोसेस चलेगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे हमारे सिस्टम पर कितना भयानक लॉजिस्टिक दबाव पड़ेगा। दबाव तो पड़ेगा, हाँ। मैं निरंतर मूल्यांकन का आइडिया सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि साल के अंत में एक बड़े एग्जाम की जगह आप पूरे साल असाइनमेंट और छोटे टेस्ट लेते रहें। लेकिन 150 बच्चों की क्लास में एक अकेला प्रोफेसर हर बच्चे का कंटिन्यूअस असेसमेंट कैसे करेगा? और जब साल में 2 अलग-अलग बैच चलेंगे तो प्रोफेसर पूरे साल केवल एडमिशन लेने, पेपर सेट करने और कॉपियां चेक करने में ही उलझे रहेंगे। तो फिर वो रिसर्च कब करेंगे? जो फैकल्टी पहले से ही ओवरबर्डन्ड है, वो इस नए सिस्टम के तले पूरी तरह से दब जाएगी। ये कोई ऑटोनॉमी नहीं है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव नाइटमेयर है जो अंततः क्लासरूम में पढ़ाई की क्वालिटी को ही गिराएगा। मैं आपकी इस चिंता को बिल्कुल खारिज नहीं कर रही हूँ। हर बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव चुनौतियां आती ही हैं। जब भी आप कोई पुरानी व्यवस्था बदलते हैं तो शुरुआती झटके लगते हैं,
लेकिन बुनियादी ढांचे की कमी का हवाला देकर क्या हम अपने सिस्टम को हमेशा के लिए 19वीं सदी के मॉडल में ही फंसा रहने दें? फंसा रहने की बात नहीं है, बात तैयारी की है। और तैयारी कैसे होगी? सबसे अहम बात यह है कि यूजीसी ने इस सिस्टम को किसी भी संस्थान पर जबरन थोपा नहीं है। ड्राफ्ट बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि जो संस्थान जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी हैं और जो द्विवार्षिक प्रवेश के लिए तैयार हैं, केवल वही इसे अपनाएं। ये एक ऑप्शनल प्रावधान है। ये धीरे धीरे क्षमता निर्माण यानी कैपेसिटी बिल्डिंग का एक अवसर है। संस्थानों को अपनी अटेंडेंस पॉलिसी खुद तय करने की आज़ादी देना भी इसी दिशा में एक कदम है कि वे अपनी लोकल ज़रूरतों के हिसाब से फैसले लें। अगर हम आज शुरुआत नहीं करेंगे तो हम कभी तैयार ही नहीं हो पाएंगे। शुरुआत करना जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सुधारों की दिशा क्या हो, यह सबसे महत्वपूर्ण है। मेरी मुख्य आपत्ति इस पूरे ड्राफ्ट की फिलॉसफी को लेकर है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम एम्प्लॉयबिलिटी और स्किल्स के दबाव में आकर विश्वविद्यालय की मूल आत्मा को ही बदल रहे हैं। जब आप विषयों की सीमाएं तोड़ देते हैं, मेजर कोर्स के क्रेडिट्स आधे कर देते हैं, छात्रों को जल्दबाजी में 2 डिग्रियां करने का ऑप्शन देते हैं और पहले से ही संघर्ष कर रहे संस्थानों पर कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन का बोझ डाल देते हैं, तो आप उच्च शिक्षा की उस कठोरता को खत्म कर रहे हैं जो एक अच्छे स्कॉलर को तैयार करती है। शिक्षा केवल सहूलियत का नाम नहीं है। इसमें जो थोड़ी सी रगड़ या फ्रिक्शन होता है, वो बौद्धिक विकास के लिए जरूरी होता है। आपकी बात अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन मैं इसे एक अलग नज़रिए से देखती हूँ। मुझे लगता है कि हम यहाँ एक बहुत ही बुनियादी दार्शनिक अंतर पर खड़े हैं। आप उच्च शिक्षा को मुख्य रूप से एक गहन, विशिष्ट और पारंपरिक अकादमिक खोज के रूप में देखते हैं, जहाँ स्ट्रक्चर और रिगर सबसे ऊपर हैं, जबकि मैं इसे छात्रों के लिए अवसरों को खोलने, उन्हें आज के डायनामिक ग्लोबल मार्केट के अनुकूल बनाने और शिक्षा को एक कठोर प्रणाली से एक लचीली और पर्सनलाइज्ड जर्नी में बदलने के रूप में देखती हूँ। और ठीक यही वो बिंदु है जहां हमें सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। मुझे लगता है कि फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रक्चर के बीच एक बैलेंस होना चाहिए। अगर लचीलापन इतना ज्यादा हो जाए कि वो बुनियादी संरचना को ही नष्ट कर दे, तो वो आजादी नहीं, अराजकता बन जाता है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हर चीज को नया और आकर्षक बनाने के उत्साह में हम उस अकादमिक गहराई को ना खो दें जो किसी भी अर्थपूर्ण उच्च शिक्षा की असली रीढ़ होती है। बिल्कुल, और इसीलिए इस तरह की चर्चाएं बहुत ज़रूरी हैं। चलिए, अब हम आज के इस विस्तृत चर्चा में अपने अपने दृष्टिकोणों को समेटते हैं। मेरा मानना दृढ़ता से यही है कि यूजीसी का ये 2024 ड्राफ्ट भारतीय उच्च शिक्षा के लोकतंत्रीकरण की दिशा में एक साहसिक, प्रगतिशील और अत्यंत आवश्यक कदम है। विषयों की पुरानी बाध्यताओं को हटाना, 50% क्रेडिट को नए स्किल्स और मल्टीडिसिप्लिनरी पढ़ाई के लिए खोलना और संस्थानों को बाय एनुअल एडमिशन्स जैसी आज़ादी देना, ये सभी प्रावधान छात्र को सेंटर में रखते हैं। ये एक ऐसा इकोसिस्टम बनाता है जहां छात्र महज एक मूक दर्शक नहीं है, बल्कि अपनी शिक्षा और अपने भविष्य का खुद वास्तुकार है। और मेरी स्थिति इस बात पर कायम है कि लचीलेपन का विचार स्वागत योग्य है, लेकिन ये कभी भी अकादमिक गहराई, कोर सब्जेक्ट पर बिताए जाने वाले जरूरी समय और जमीनी इंफ्रास्ट्रक्चर की हकीकत को इग्नोर करके नहीं होना चाहिए। प्रवेश परीक्षाओं को सालों की बुनियादी पढ़ाई का रिप्लेसमेंट मान लेना या त्वरित डिग्रियों के माध्यम से छात्रों पर संज्ञानात्मक बोझ बढ़ाना लॉन्ग टर्म में हमारी विशेषज्ञता के स्तर को गिरा सकता है। हमें ऐसी शिक्षा प्रणाली नहीं चाहिए जो गुणवत्ता की कीमत पर केवल डिग्रियां बांटने का काम करे। हालांकि हमारे नजरिए अलग अलग हैं, लेकिन एक बात पर हम दोनों पूरी तरह सहमत हैं कि भारतीय उच्च शिक्षा में सुधार अब टाले नहीं जा सकते। दशकों से चली आ रही पारंपरिक व्यवस्थाओं का अब एक निष्पक्ष और कड़ा मूल्यांकन होना ही चाहिए। स्टेटस को या पुरानी स्थिति बनाए रखना अब कोई विकल्प नहीं रह गया है। मैं इस बात से 100% सहमत हूं। बदलाव जरूरी हैं, और हम दोनों शायद इस बात को भी मानते हैं कि यूजीसी के इन नए नियमों की असली परीक्षा कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर होगी। हमारे उच्च शिक्षा संस्थान इन गाइडलाइंस को कैसे लागू करते हैं, वे एडमिनिस्ट्रेटिव चुनौतियों से कैसे निपटते हैं और वो फैकल्टी को कैसे सपोर्ट करते हैं,
यही तय करेगा कि ये ड्राफ्ट एक मास्टर स्ट्रोक साबित होता है या एक मिसकैलकुलेशन। एकदम सही कहा आपने। पॉलिसी कितनी भी अच्छी या विवादित क्यों न हो, उसका एग्जीक्यूशन ही सब कुछ तय करता है। हमारे श्रोताओं के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस ड्राफ्ट में मौजूद जो दो अलग-अलग विचारधाराएं हैं, एक तरफ होलिस्टिक डेवलपमेंट और भरपूर लचीलापन, तो दूसरी तरफ एकेडमिक गहराई और स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी, इन दोनों के बीच का जो संतुलन है, वही हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा। इस चर्चा में कोई एक विजेता नहीं है और न ही कोई एक पक्ष पूरी तरह से परफेक्ट है। हर नीति के अपने फायदे और अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। हम आप सभी श्रोताओं को आमंत्रित करते हैं कि आप स्वयं यूजीसी के इस ड्राफ्ट को पढ़ें, इसके हर पहलू की गहराई में जाएं, इस पर विचार करें और खुद ये तय करें कि ये भारत में उच्च शिक्षा के भविष्य के लिए क्या मायने रखता है। आपके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी या डेप्थ? सोचने का ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। द डिबेट में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।